आदरणीय मनीष भाई साहब जी, रविकांत भदौरिया जी और स्कूल के संचालक चौहान साहब, सभी प्यारे बच्चों, सभी को मेरा राम राम। आज हम अखंड भारत दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। अब हम अखंड भारत दिवस क्यों मनाते हैं? आप सभी भारत माता का मानचित्र देख रहे होंगे कि हमारा देश कितना बड़ा था और 1947 15 अगस्त को एक विभाजित, यानी हमारी दो भुजाएं पाकिस्तान और बांग्लादेश के तौर पर अलग हो गई। हम एक श्लोक, जब हमारे यहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो एक श्लोक बोलते हैं पंडित जी लोग। वो श्लोक का शुरुआत किसी को ध्यान है क्या? जम्मू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्ते, ऐसे करके सुनते हैं ना। मध्य प्रदेश स्थान, हमारे ग्वालियर स्थान का नाम, फिर हमारे स्थान का नाम, फिर हमारा नाम, हमारे गोत्र का नाम। इस प्रकार से जो भी हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम होते हैं उसमें ये श्लोक दोहराया जाता है। तो ये जम्बूद्वीप क्या है? कोई बताएगा आप में से कि जम्बूद्वीप क्या है? जम्बूद्वीप यानी अभी वर्तमान का जो एशिया महाद्वीप है, जिसके अंतर्गत पूरा चीन, कुछ रूस का हिस्सा, ईरान, इराक, जो आपके तिब्बत, पूरा इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, ये सारे हिस्से पूरे जम्बूद्वीप के अंतर्गत आते थे। लगभग संपूर्ण यानी एशिया महाद्वीप में लगभग 53-54 देश हैं, वो सभी देश जम्बूद्वीप के अंतर्गत आते थे। उसके बाद हमारा देश धीरे धीरे घटता गया और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि 30% यानी जो हमारा देश जितना बड़ा होता था उसका 30% हिस्सा भी अभी हमारे पास नहीं है। तो इसका प्रमुख कारण क्या रहा? आप सभी देश का भविष्य हो। अभी जो वर्तमान भारत है वो भी अगर हम देखेंगे कि वो हिस्सा भी अभी पूरी तरीके से हमारे कब्जे में नहीं है। जो हम कश्मीर, हमारा मुकुट है, उस कश्मीर की स्थिति भी हम सब जानते हैं कि कश्मीर का लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमारे कब्जे में नहीं है। इसके अलावा देश के अन्य कई हिस्से हैं जहां पर किसी भी प्रकार से देश विरोधी कार्य चलते हैं या वो अपने को अपने देश भारतवर्ष का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो हमारी प्राचीन जो हमारे महापुरुष हुए, प्राचीन जो राजा हुए, उनने अपने देश का, अपनी संस्कृति का इतना बड़ा विस्तार किया था। इतना बड़ा विस्तार कौन था? सांस्कृतिक विस्तार था। आप सभी से एक प्रश्न है मेरा, भारत विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किसको मालूम है? क्या नाम है उसका और कौन से देश में है? आप ये मान के चलिए भारत में नहीं है वो। कोई बताएगा? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है कंबोडिया में, जो थाईलैंड जिसका पड़ोसी देश है, वियतनाम, मलेशिया, ये सब वही हैं। जो इस मानचित्र में नहीं है, यानी जो जम्बूद्वीप था उसके अंतर्गत कंबोडिया भी था। इसी प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? वो इंडोनेशिया में है। अब ये मान के चलिए कि भारत के बाहर अगर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है तो ये प्रमाण है कि हमारी संस्कृति कितनी विशाल थी। अभी आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, कहीं सूर्य मंदिर निकल रहा है, मिस्र में खुदाई हो रही है, या अरब में, सऊदी अरब में कोई खुदाई होती है, या इराक ईरान में होती है। तो ये सब प्रमाण हैं। अब इन प्रमाणों, ये अपने आप जब कोई भी सत्य है वो स्वतः प्रकट होता है, परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि सत्य सामने आ ही जाता है। वर्तमान में हम जो मैकाले की शिक्षा पद्धति के भीतर जो अध्ययन कर रहे हैं
उसके भीतर सबसे बड़ी खामी ये रही कि हम अपने देश को, अपनी संस्कृति को नहीं जानते हैं। हमारी शिक्षा काफ़ी कुछ एक सिलेबस के अंतर्गत और रटंत विद्या के तौर पर चल रही है। एक भाई साहब ने अभी गीत गाया था, गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे अपनी भारत माता के लिए, अपने धर्म के लिए चिनवा दिए गए थे। उन बच्चों के नाम मालूम है किसी को? 2 कौन से बच्चे थे जिनको दीवार में चिनवा दिया गया था? वो हाथ खड़ा करेंगे, किसको मालूम है? बताओ खड़े होके। ठीक है, प्रयास किया आपने। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, उनकी उम्र 9 साल और 7 साल थी। ठीक है, हमारे भारत के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में एक ऐसा परिवार रहा है। गुरु तेग बहादुर उनके बाबा थे, गुरु गोविंद सिंह उनके पिताजी थे, और वो 4 भाई, 2 भाई दीवार में चुनवा दिए गए और 2 युद्ध में शहीद हो गए थे। उन्हें अपना बलिदान दिया। आप ये मान के चलिए कि इस अखंड भारत दिवस के अवसर पर हमें 2 बातें सीखनी है और उन्हें जीवन भर अपनाना है। एक, हमारे महापुरुषों को केवल नाम नहीं जानना, उनके जीवन चरित्र को हमें पढ़ना है। अब वो परिस्थितियां वापस नहीं आ सकती, लेकिन परिस्थितियां कभी भी किसी प्रकार से करवट बदल लेती हैं, तो वो स्थितियां ना आए उसके लिए हमें अपने महापुरुषों के जीवन चरित्र को जरूर पढ़ते रहना चाहिए। तो कम से कम जिन्होंने अपनी जीवन, अपनी पीढ़ियां इस भारत माता के लिए बलिदान कर दी, तो हम उनका स्मरण करके कम से कम एक ऐसा माहौल कभी देश में नहीं बन पाए। हम अपने देश को, सबसे बड़ी एक समस्या है हमारे देश में अभी कि हम अपने भारत को, यानी जैसे देश कितना बड़ा था, पूरा एशिया महाद्वीप अपने अंतर्गत आता था। यानी जो चोल डायनेस्टी थी, चोल डायनेस्टी के एक राजा हुए राजेंद्र चोल। ठीक है, तो हमारी संस्कृति कितनी महान थी कि हम किसी के ऊपर आक्रमण करते हुए नहीं गए थे, हमने किसी को तलवारों के दम पर नहीं जीता था। हमारी संस्कृति, जिसे बृहत्तर भारत, जो हम जम्मू द्वीप बोल रहे हैं, उसे बृहत्तर भारत भी बोलते थे हम। तो इसीलिए तो बाहर इतने बड़े बड़े मंदिर बने। लेकिन आज वर्तमान समय में हम अपने देश को जिस प्रकार से हमें जानना चाहिए, आज तकनीक का जमाना है। मोबाइल में तुरंत भारत का, दुनिया का मानचित्र, दुनिया भर की चीज़ें मुंह से अगर हम बोलते हैं तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन हमारी रुचि उस तरफ नहीं जा रही है। हम गैर जरूरी, अनावश्यक कई बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा देश संबंधी और हमारे महापुरुषों संबंधी ज्ञान बहुत कम है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, भारत में मुगल और अंग्रेज ये आए, ये सबको मालूम है। इसके अलावा कौन कौन से विदेशियों की भारत पर शासन रहा? उनने वो व्यापार के लिए आए, लेकिन भारत में उनके द्वारा भी शासन किया गया था। और 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो उनके गुलाम थे, यानी वो क्षेत्र बाद में आज़ाद हुए। तो मैं उन क्षेत्रों के बारे में और उन जो विदेशी थे उनके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। आप सबने अपनी पाठ्य पुस्तकों में उनके बारे में पढ़ा है, कोई बताएगा? बताइए। पुर्तगीज थे, पुर्तगाली थे। कहाँ पर कब्जा था उनका? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ सब लोग। इसके अलावा, पुर्तगीज के अलावा और कौन थे? बताओ बेटा। डच थे, बहुत बढ़िया। और कोई? एक केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। 4 हिस्से यानी लगभग दो समुद्रों के भीतर में। एक अरेबियन सी में भी है और बंगाल की खाड़ी में भी है। वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जिसकी सीमा अरब सागर से भी लगती है और बंगाल की खाड़ी से भी लगती है। वो प्रदेश है, वो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। ठीक है, केरल में माहे स्थान है, और आपका जो तमिलनाडु है उसमें पुडुचेरी, कराईकल, और आंध्र प्रदेश में यानम। लगभग 3 प्रदेशों के सीमा उसको छूती है, साथ में समुद्र से भी लगता है वो इलाका। उस पर किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का कब्जा था ना उस पर।
तो गोवा लगभग 1960 में आज़ाद हुआ, तो लगभग 1954 के आसपास आज़ाद हुआ। यानी इसी प्रकार से दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन पर भी पुर्तगीज का कब्जा था। तो 15 अगस्त 1947 के बाद ये सारे हिस्से आज़ाद हुए। लेकिन एक प्राय देखने में आ रहा है, मैं विद्यार्थियों के बीच में जाता हूँ, आपके सिलेबस में ये सब बातें हैं या नहीं है? बोलिए, उत्तर दीजिए सामूहिक। है ना? पढ़ा है ना? अगर हमने पढ़ा है तो उसको हमें परीक्षा की दृष्टि से नहीं पढ़ना है। ये भारत माता, भारत के पूरा हमारा घर है। हम केवल ग्वालियर में रह रहे अपने मोहल्ले के घर को अपना घर न माने। हमारा ये घर, ये पूरा भारत हमारा घर है। और अखंड भारत दिवस जो हम मनाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो हिस्सा हमसे चला गया है, हिंगलाज देवी 51 शक्तिपीठों में से एक कहाँ पर है? कौन से स्थान पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में है। ठीक है, जो हमारे लव के द्वारा लाहौर नगर बसाया गया। विश्व की पुरानी यूनिवर्सिटियां, उनमें से एक तक्षशिला कहाँ पर है? वो पाकिस्तान में, जहाँ आचार्य चाणक्य ने शिक्षा अध्ययन पढ़ाई भी की थी और पढ़ाया भी था। आप सभी से एक आग्रह है इस शुभ अवसर पर, और ये हमारे लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अमृत महोत्सव की शुरुआत की है, इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों को, सभी विद्यार्थियों को, उनके अंदर हमारे देश को कैसे आज़ादी मिली, ऐसे क्रांतिकारियों को, ऐसे बलिदानियों के बारे में हम जानें, उनके बारे में पढ़ें। क्योंकि आज तकनीक के ज़माने में जो इस प्रकार की हमारी शिक्षा है, कहीं ना कहीं वो बहुत कम होती जा रही है। हम निश्चित तौर पर किताबी कीड़े न बनते हुए, हमारे देश को अपना घर मानते हुए हम ऐसी पढ़ाई करें जिससे कम से कम एक देश के जागरूक नागरिक लगे। नहीं तो जिन लोगों ने देश की आज़ादी में भाग लिया, अगर हम उनके नाम भी अगर नहीं जानते, आप में से हाथ खड़ा करना, 20 महापुरुषों के नाम कौन एक सांस में ले सकता है? 20 महापुरुषों के नाम जिनने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, उनके नाम लेने एक साथ। कोई कोशिश करे? कुल मिलाकर हमें प्रतिदिन नहीं तो कम से कम 2-4 दिन में एक न एक महापुरुष के जीवन चरित्र को जरूर पढ़ना चाहिए। और पाठ्य पुस्तक में जिस महापुरुष का जीवन चरित्र है, उसको क्वेश्चन आंसर के अनुसार न पढ़ते हुए उनको ऐसे मान के चलना चाहिए, जो मेरे घर के ही सदस्य हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, ये पूरा देश हमारा घर है। इस भाव को अगर आप जीवन में अपनाएंगे तो व्यक्तिगत जीवन में तो उन्नति करेंगे ही, साथ में आप भारतवर्ष के लिए एक बड़ा योगदान करने वाले हैं। धन्यवाद।